क्या चाहते हैं बादशाह? गुलाम खुली किताब की तरह आपके सामने है हमेशा से बादशाह। इसकी फितरत में बदलना है। क्या पता कल मेरे और आप उस फाइल से तुम्हारे नाम का पर्चा तो निकाल लिया। बाप के होते हुए सारी जिंदगी बाप को बाप नहीं कह सका। एक तरफ मोहब्बत है तो दूसरी तरफ भाई, दोस्त। देखो मेरी आंखों में शदीद मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। मेरा इस कदर जी चाह रहा है कि मैं उसके पास जाऊं। आपको बाहर आना चाहिए बीबी, उसका माथा चूमूं, उसको तसल्ली दूं। वो भी आपको याद करते होंगे। बादशाह सरकार को आपकी जरूरत है। ये दरवाजा, ये दीवारें मेरी कैद हैं। ये हवेली की रिवायात है। इस दरवाजे को पार करना आसान नहीं। आज से 22 साल पहले मैंने अपने आप को इनके हवाले कर दिया था। कभी कभी दिल चाहता है कि सब कुछ भुला कर ये दरवाजा खोल के बाहर निकल जाऊं। इंसान रिवायात के लिए नहीं होते खुर्शीद बीबी, रिवायत इंसानों के लिए होती है। लेकिन इस हवेली की तो अलग ही असूल है। यहाँ तो जुल्म की दास्तानें लिखी जाती। मिल गई है, जो मांगना है यही मांग लो। किसी मज़ार पर जाकर दुआ मांगना चाहती हूँ। लकीरें? क्या मांगा? गुलाम की आज़ादी। मैं तो फिर रहा हूँ दर बदर। मेरे साथ सब अच्छा कैसे हो सकता है? आग का लाशा उठाए। पता नहीं क्यों एक खौफ सा है हमारे। परसों तुम्हारी मेहंदी है, याद से आ जाना। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड 25 में आप देखेंगे कि गुलाम और सुंदरी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि जांदाद ने उन दोनों की शादी का ऐलान कर दिया होता है और उनसे कहते हैं कि कुछ दिन बस सब्र कर लो, फिर मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। लेकिन गुलाम इस परेशानी में होता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि ताजी इसके लिए राज़ी हो जाएं। ताजी सिर्फ इसलिए राज़ी होते हैं कि ताकि गुलाम सुंदरी को लेकर जहाँ से कहीं चला जाए और वो गुलाम ही है जो ताजी के हुक्म के मुताबिक कभी भी यहाँ का रुख नहीं करेगा और सुंदरी कभी भी अपनी माँ से नहीं मिल सकेगी क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि खुर्शीद को कभी भी ये पता चले कि उसकी बेटी सुंदरी गुलाम के पास है या कहीं भी है। और सबसे बड़ी वजह ये भी है कि अब खुर्शीद को ये भी पता चल चुका है कि उसकी बेटी का नाम सुंदरी है क्योंकि जैसे ही गुलाम ने कभी भी उस लड़की का नाम लिया खुर्शीद को पता चल जाएगा कि उसकी बेटी सुंदरी जिंदा है। अभी जांदाद ये नहीं जानता कि उसका बेटा बादशाह जिस लड़की से प्यार करता है वो भी वही सुंदरी ही है। अगर उसको पता चला कि बादशाह जिस लड़की को ढूंढ रहा है और वो उसको कहीं भी नहीं मिल रही तो वो इस लड़की को कत्ल ही करवा देगा ताकि बादशाह कभी भी सुंदरी तक ना पहुंच सके। इसीलिए जांदाद की पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरह से बादशाह की शादी मोरिक से करवा दे ताकि वो कभी भी उस लड़की से ना मिल सके जिस लड़की के लिए वो पागल हुआ फिर रहा है। लेकिन जांदाद ये नहीं जानता कि वो जिस लड़की के लिए पागल हुआ फिर रहा है वो सुंदरी ही है। गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि आखिरकार बादशाह की शादी का दिन आ ही जाता है और जांदाद ताजी अपने गुलाम से कहता है कि तुम जल्द ही इस लड़की को लेकर यहाँ से रवाना हो जाना और बादशाह से कहते हैं कि कल तुम्हारी मेहंदी है और टाइम पर घर पे आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हें ढूंढते ही रहें। ये बात सुनते ही बादशाह को बहुत सदमा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुका होता है कि वो किसी भी तरह से सुंदरी को ढूंढ ले, लेकिन किसी भी तरह से सुंदरी का पता उसको नहीं मिल रहा होता। इसलिए बादशाह को अब बहुत ज़्यादा मायूसी हो जाती है और वो साहिल समंदर पर चले जाते हैं। वहाँ पर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वहीं पर लेटे लेटे वो बेहोश हो जाते हैं और सारे घर वाले बादशाह का इंतज़ार करते रहेंगे लेकिन बादशाह उनको नहीं मिलेंगे। आखिरकार मेहंदी से एक दिन पहले ही गुलाम बादशाह को ले आएंगे, लेकिन जब वो बादशाह की हालत देखेंगे तो वो शादी की तारीख को आगे बढ़ा देंगे क्योंकि बादशाह की हालत ऐसी नहीं होगी कि वो शादी कर सकें क्योंकि बादशाह मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। साहिब जान जब अपने बेटे बादशाह को इस हालत में देखेंगी तो वो फिर एक बार से गुलाम पर ही चिल्लाएंगी और कहेंगी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ही गुलाम मेरे बेटे को लेकर जगह जगह घूमते रहे हो कि वो उस लड़की को ढूंढ ले।
गुलाम सुंदरी के पास आता है और उसे अपने मोबाइल में कुछ पिक्चर्स दिखाता है तो सुंदरी हैरान होकर पूछती है कि ये किस चीज़ की पिक्चर्स हैं। तो गुलाम उसको बताता है कि शादी के बाद हम इसी घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो सुंदरी वो पिक्चर्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। लेकिन गुलाम उससे कहता है कि मुझे क्यों नहीं लग रहा कि ये सब कुछ ऐसा ही होगा। सुंदरी गुलाम से कहती है कि मुझे किसी दरबार पे ले जाओ, मैंने मन्नत माननी है। तो गुलाम उससे कहता है कि तुमने जो भी मन्नत माननी है तुम यहीं पे मान लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम घर से बाहर निकलो और बादशाह तुम्हें देख लें। सुंदरी और गुलाम वहीं पर बैठकर इकट्ठी दुआ मांगते हैं। जब दुआ ख़त्म होती है तो गुलाम सुंदरी से पूछता है कि तुमने कौन सी दुआ मांगी है। तो सुंदरी कहती है कि मैंने गुलाम की आज़ादी मांगी है। गुलाम सुंदरी को बताता है कि वो बादशाह और ताजी के हर बात के लिए उनका शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने इसकी ज़िंदगी को आज़ाद नहीं बनाया लेकिन उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया है। तो सुंदरी उससे कहती है कि ये सारा कुछ तुम्हारा हक था, अभी तो उन लोगों ने तुमसे तुम्हारा बहुत सारा हक छीन लिया है। एक तरफ एक भाई गुलाम अपनी खुशियों को जीने के लिए नई कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ गुलाम का भाई बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो ये जानता है कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुका है लेकिन उसके बावजूद उसे वो लड़की नहीं मिल रही जिसको ढूंढ ढूंढ के वो पागल हो रहा है। खुर्शीद भी अपने भाई ताजी से बार बार कहती है कि वो उसे उसकी बेटी तलाश करके दे, लेकिन ताजी उसे कहते हैं कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बेटी भी थी और हो सकता है कि वो ज़िंदा भी ना हो। तो खुर्शीद उसे कहती है कि मैं जानती हूँ मेरी बेटी ज़िंदा है और उसका नाम सुंदरी ही है, क्योंकि मैं उसके घर से होकर आई हूँ और वहाँ से लोगों ने मुझे बताया है कि वो किसी डॉक्टर के साथ गई है। ये बात सुनकर ताजी और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहीं वो लोग उसे ये भी ना बताते हैं कि वो डॉक्टर कौन है और वो लड़की कहाँ गई है। अगर उन लोगों ने उस डॉक्टर का नाम या पता उसको बता दिया तो इस सूरत में भी खुर्शीद अपनी बेटी सुंदरी को ढूंढ लेगी। ताजी बादशाह से कहते हैं कि परसों तुम्हारी मेहंदी है और टाइम पर घर आ जाना, लेकिन बादशाह को इस बात का बहुत ज़्यादा सदमा होता है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है इतनी कोशिश के बावजूद भी वो उसको नहीं ढूंढ रहा। बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो गुलाम को कॉल करता है और गुलाम से कहता है कि कुछ भी करो लेकिन उस लड़की को ढूंढ कर मेरे पास लाओ, मैं और कुछ भी नहीं जानता क्योंकि परसों मेरी मेहंदी है। गुलाम बहुत ज़्यादा परेशान बैठा होता है तो सुंदरी उससे कहती है कि बादशाह अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर चुका है, सुंदरी को ढूंढने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर चुका है लेकिन सुंदरी उसको कहीं नहीं मिली और वो मायूस होता जा रहा है। और तो दूसरी तरफ जायदाद भी बादशाह से कहते हैं कि परसों तुम्हारी मेहंदी है, टाइम पे आ जाना। बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो ऐसा क्या करे कि वो लड़की उसको मिल जाए। बादशाह बार बार सुंदरी की पायल देखते रहते हैं। बादशाह गुलाम से कहते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो गुलाम उससे कहता है कि मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उस लड़की को आप तक ढूंढ कर ले आऊं। तो और साथ ही में गुलाम ये भी कहता है कि बादशाह आप उस लड़की को भूल जाएं, हो सकता है कि वो आपके नहीं किसी और के नसीब में हो। तो बादशाह कहते हैं कि वो जिसके भी नसीब में होगी मैं वो नसीब उस शख्स से छीन कर अपनी सुंदरी को वापस लेकर आऊँगा। ये बात सुनकर गुलाम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बादशाह से कहता है कि हो सकता है कि खुदा का फैसला हो कि वो लड़की आपको कभी भी ना मिले। बादशाह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुलाम से कहता है कि मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो, मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। वो अकेला रहना चाह रहा होता है तो दूसरी तरफ गुलाम सुंदरी को कुछ पिक्चर्स दिखाता है और उससे कहता है कि शादी के बाद हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, मैं तुम और हम मेरी अम्मा, हम तीनों वहाँ पर बहुत खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारी खुशी हमें रास नहीं आएगी। तो सुंदरी कहती है कि ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते, ज़रूरी नहीं कि जैसा हम गुमान कर रहे हों वैसा ही हो। तो गुलाम उससे कहता है कि तुम हवेली के रवायात को नहीं जानती, हवेली के लोग अपने दिलों में ऐसी ऐसी बातें छुपा कर बैठे होते हैं कि किसी को कुछ खबर तक नहीं होती। तो सुंदरी कहती है कि हाँ, मैं खुद भी हैरान हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं जान पाई कि मेरे बाबा की मैयत को भी उन्होंने दफन नहीं होने दिया था जहाँ पर, और उन्होंने मेरी शादी आपके साथ करने पर अपनी रजामंदी दे दी है। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उन्हें मेरे बाबा से इतनी नफरत थी लेकिन अब मेरे लिए वो आपकी शादी के लिए राज़ी हो गए हैं। तो गुलाम कहता है कि मैं भी इसी बात पर बहुत हैरान हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ताजी हमारी शादी के लिए मान गए हैं। तो
लाजो अम्मा कहती हैं कि तुम दोनों ये बात सोचकर इतने ज़्यादा परेशान ना हो, बस जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सुंदरी मेरे गुलाम की ही बीवी बने। मुझे अपने गुलाम के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। तो सुंदरी भी कहती है कि मुझे मेरी माँ मिल गई हैं और मुझे क्या चाहिए। सुंदरी गुलाम से कहती है कि मुझे किसी दरबार पर ले जाओ, मैंने वहाँ पर मन्नत माननी है। तो गुलाम उससे कहता है कि तुमने जो भी मन्नत माननी है तुम यहीं पर मान लो, क्योंकि घर से बाहर निकलना तुम्हारा खतरे से खाली नहीं है। अगर बादशाह ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, और अगर ताजी ने भी देख लिया तो वो कहेंगे कि तुम लोग मेरे खिलाफ क्यों जाते हो। मैं जो भी बात करता हूँ तुम मेरी वो बात नहीं मानते। सुंदरी गुलाम से कहती है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो गुलाम उससे कहता है कि इस बात की तुम टेंशन ना लो, हाँ तुम ये घर देखो, तुम्हें कैसे लग रहा है। तो सुंदरी कहती है कि बहुत ही प्यारा है। तो गुलाम उससे कहता है कि शादी के बाद हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तुम मैं और हमारी लाजो अम्मा हमारे साथ होंगी। तो सुंदरी कहती है कि हाँ मैं भी अम्मा के साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अरसे बाद मुझे माँ मिली हैं। गुलाम सुंदरी से कहता है कि ताजी ने हमारी शादी के लिए रजामंदी ज़ाहिर की है, लेकिन मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। सुंदरी गुलाम से कहती है कि मैंने मन्नत माननी है कि मुझे कहीं दरबार पर ले जाओ। तो गुलाम उससे कहता है कि नहीं, दरबार पर लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बादशाह साहब को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो सारा खेल तमाम हो जाएगा, और उनकी और मेरे बीच जो दुश्मनी पैदा हो जाएगी उसका तुम सोच भी नहीं सकती। वो सुंदरी से कहता है कि तुम यहीं घर पर ही मन्नत मान लो। जब सुंदरी मन्नत मान लेती है, दुआ ख़त्म होती है, तो गुलाम सुंदरी से पूछते हैं कि क्या मन्नत मानी है। तो सुंदरी कहती है कि मैंने गुलाम की आज़ादी मांगी है। तो गुलाम सुंदरी को देखते ही रह जाता है और कहता है कि आज पहली बार किसी ने मेरी आज़ादी मांगी है। मेरी अम्मा सारी ज़िंदगी मुझे कामयाब करती रहीं ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। मैं अपने पैरों पर तो खड़ा हो गया हूं, लेकिन फिर भी मैं गुलाम ही हूं। इतने में वो बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर बादशाह की आवाज़ आती है। बादशाह गुलाम को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि गुलाम जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जब बादशाह बाहर आएंगे तो बादशाह गुलाम से कहेंगे कि मुझे सुंदरी का कुछ पता चला है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो गुलाम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं उसको सुंदरी का पता तो नहीं चल गया। गुलाम बादशाह से कहते हैं कि आपको क्या पता चला है, मुझे बताएं तो सही। तो बादशाह कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, थोड़ा सब्र तो करो, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। गुलाम बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बादशाह के साथ चला जाता है। लेकिन अभी वो गुलाम से कुछ कहने ही वाला होता है कि वो उसको जब हवेली में लेके गया होता है तो वहाँ पर ताजी आ जाते हैं, और ताजी गुलाम से कहते हैं कि इतने में साहबजान वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि कभी तो मेरे बादशाह की जान छोड़ दिया करो, तुम इससे कौन सी पट्टियाँ पढ़ाते रहते हो, तुम्हारी वजह से मेरे बादशाह का ये हाल हो गया है। ताजी बादशाह से कहते हैं कि परसों तुम्हारी मेहंदी है और टाइम पर पहुंच जाना। बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो आखिर ऐसा क्या करे कि उस लड़की को ढूंढ लें। इतने में वहाँ पर खुर्शीद की तरफ से बादशाह को खबर मिलती है कि खुर्शीद बीबी की तबीयत ख़राब है। बादशाह फ़ौरन खुर्शीद के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि फूफी आपको क्या हुआ है। तो खुर्शीद उसको बताती है कि मुझे मेरी बेटी की याद सता रही है, मुझे किसी भी तरह से मेरी बेटी ला कर दो। तो बादशाह कहते हैं कि आप परेशान ना हों, मैं आपकी बेटी को भी ढूँढूँगा और अपनी उस लड़की को भी ढूँढूँगा जिसके लिए मैं दर दर परेशान हो रहा हूँ और उसको घूम फिर कर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। लेकिन आप देखना, मैं इन दोनों को ही ढूंढ लूँगा। बादशाह के इंतज़ार में ग़ुलाम बाहर खड़ा होता है तो वहाँ पर साहिबजान आ जाती हैं और वो ग़ुलाम से कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। तो ग़ुलाम कहता है कि बादशाह ने मुझे बुलाया था और वो अब खुर्शीद बीवी के पास गए हैं क्योंकि उन्होंने उसको बुलाया है। तो साहबजान कहती हैं कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और कभी भी अपनी शक्ल बादशाह को ना दिखाना। तो ग़ुलाम कहता है कि क्या मतलब, आप क्या कहना चाहती हैं, मैं समझा नहीं हूँ। तो साहबजान कहती हैं कि मैं कह रही हूँ कि अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो इतने में वहाँ पर जानदाद आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम कौन होती हो ये फ़ैसला करने वाली। लाजो अम्मा जब हवेली में जाती हैं तो वहाँ पर साहबजान लाजो अम्मा से कहती हैं कि तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से दफ़ा क्यों नहीं हो जाती। तो लाजो अम्मा कहती हैं कि मैं कौन होती हूँ कोई भी फ़ैसला करने वाली। तो साहबजान उसे कहती हैं कि जब मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ तो तुम्हें मेरा हुक्म मानना चाहिए।
और लाजो अम्मा को अपना टांग मार कर वहीं पर गिरा देती हैं। वहीं पर उसी वक्त बादशाह आ जाते हैं। बादशाह कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादती करती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सारी ज़्यादतियाँ आप लाजो अम्मा के साथ कर रही हैं ये सारी मुझे भुगतनी पड़ जाएं। तो साहब जान बादशाह को कहती हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह ना करे कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। तो बादशाह कहते हैं कि ये जो जितनी ज़्यादतियाँ इस हवेली में रहने वालों के साथ आपने और ताजी ने की हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सब मैंने ना भुगतनी पड़े। ये बात कहकर बादशाह वहाँ से चले जाते हैं और साहब जान लाजो अम्मा से कहती हैं कि उठो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लाजो अम्मा वहाँ से चली जाती हैं अपने क्वार्टर में और वहाँ पर जैसे ही सुंदरी लाजो अम्मा को रोते हुए देखती हैं तो वो लाजो अम्मा से पूछती हैं कि आपको क्या हुआ है। तो लाजो अम्मा रोने लग जाती हैं और कहती हैं कि कुछ भी नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, मुझे नमाज़ पढ़नी है। जब वो नमाज़ पढ़ रही होती हैं तो बहुत रो कर दुआ मांग रही होती हैं। तो सुंदरी फ़ौरन से जाकर उनके पास बैठ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं बेटी हूँ आपकी, आपको दिल में जो भी बात है आप मुझे बता सकती हैं। लाजो अम्मा कहती हैं कि बेटा तुम ये सोचकर हलकान ना हो, मैं ये सब कुछ सह कर अब पत्थर की बन चुकी हूँ। और वो सुंदरी को अपनी गोद में लिटा देती हैं और उनके सर पर हाथ फेरने लग जाती हैं। सुंदरी लाजो अम्मा से कहती हैं कि आपकी गोद में लेटकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, ऐसे लगता है कि मेरे आसपास कोई भी परेशानी नहीं है। तो लाजो अम्मा उससे कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि माँ की गोद में लेटकर कितना सुकून मिलता है। तो सुंदरी कहती है कि लेकिन लाजो अम्मा मैं नहीं जानती थी कि माँ की गोद में लेटकर कितना सुकून मिलता है, लेकिन आपसे मिलने के बाद मैं भी ये बात जान चुकी हूँ। सुंदरी गुलाम से कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके ताजी अपनी कही बात से मुकर जाएं। तो गुलाम कहता है कि नहीं, वो अपनी बात से कभी भी नहीं मुकरेंगे क्योंकि उन्होंने ये जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ के कहा है और इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। तो लाजो अम्मा कहती हैं कि मुझे भी यही लग रहा है और मुझे डर भी बहुत लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी खुशियाँ कभी भी पूरी हो सकेंगी। तो सुंदरी लाजो अम्मा से कहती हैं कि आप परेशान ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो गुलाम सुंदरी से कहता है कि तुम ऐसा भी ना सोचो क्योंकि तुम नहीं जानती कि इस हवेली की क्या रवायात हैं और इस हवेली ने कितने लोगों को ज़िंदा दरगोर कर दिया है। अभी वो यही बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में बादशाह आ जाते हैं और बादशाह की आवाज़ दरवाजे पर सुनते ही सुंदरी फ़ौरन से छुप जाती है और गुलाम बादशाह से कहते हैं कि अंदर आ जाएं। जब बादशाह अंदर आते हैं तो लाजो अम्मा और गुलाम को परेशान देखते हैं तो बादशाह पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो गुलाम कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, आप ऐसे ही बस परेशान हो रहे हैं। तो बादशाह कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, शायद इसीलिए मुझे हर कोई ऐसे ही लग रहा है। तो लाजो अम्मा कहती हैं कि मैं सदके जाऊँ, मेरा बेटा क्यों परेशान है। तो बादशाह कहते हैं कि मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे दुआ करवानी है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो लड़की मुझे मिल जाए। तो लाजो अम्मा कहती हैं कि मैं बेटा ज़रूर दुआ करूँगी और मैं ये दुआ करूँगी कि जो भी तुम्हारे हक़ में बेहतर है तुम्हारे लिए वही हो सकता है वो लड़की तुम्हारे हक़ में बेहतर ना हो बल्कि किसी और के नसीब में हो। तो बादशाह कहते हैं कि नहीं लाजो अम्मा, आप यही दुआ करें कि वो लड़की मुझे मिल जाए और मेरे नसीब उसके साथ जुड़ जाएं। तो लाजो अम्मा कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए दुआ ज़रूर करूँगी और मैं साथ अपने ग़ुलाम के लिए भी दुआ करूँगी कि उसकी खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें। तो बादशाह कहते हैं कि लाजो अम्मा, मैंने तो ग़ुलाम से कहा है कि मुझे उस लड़की से मिलवाओ, मैं तुम दोनों की शादी करवाता हूँ क्योंकि अगर मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे वो लड़की नहीं मिल रही तो कम से कम ग़ुलाम को तो उसकी खुशियाँ मिल जाएं। आखिर ये मेरा भाई है और हमेशा खुशियों से ही महरूम रहा है और मेरी वजह से ही इसकी खुशियाँ छिनी हैं। तो ग़ुलाम कहता है कि बादशाह, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के बीच में कोई दरार पड़ जाए। तो बादशाह कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो ग़ुलाम कहता है कि नहीं, बस मैं ऐसे ही कह रहा था। तो लाजो अम्मा कहती हैं कि आप छोड़ो इस बात को, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। तो बादशाह कहते हैं कि नहीं लाजो अम्मा, मुझे ग़ुलाम को अपने साथ लेकर कहीं जाना है। तो ग़ुलाम कहता है कि बादशाह आप हुक्म करें, कहाँ जाना है। तो बादशाह कहते हैं कि मुझे उस लड़की का एड्रेस मिला है स्कूल से, मुझे पता चला है कि वो लड़की कहाँ से आई थी और उसके बाप
क्या करते थे। तो गुलाम घबरा जाता है और लरजती हुई आवाज़ से कहता है कि आपको पता चल गया है कि वो लड़की कौन थी और क्या आपने उस लड़की की पिक्चर देखी है, तो मुझे भी दिखाइएगा। तो बादशाह कहते हैं कि तुम मेरे साथ तो चलो, मैं फिर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। गुलाम बादशाह के साथ चले जाते हैं और सुंदरी फ़ौरन से बाहर आ जाती है और लाजो अम्मा से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं बादशाह मुझे ढूंढ ना निकालें और अगर उनको पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो लाजो अम्मा कहती हैं कि ताजी ने अगर ये बात कही है तो ज़रूर कोई वजह होगी। हालांकि ताजी ने तो सिर्फ इसलिए कहा है कि ये लड़की खुर्शीद तक ना पहुंच सके, क्योंकि खुर्शीद जानती है कि उसकी बेटी का नाम सुंदरी है और अगर उसको पता चला कि लाजो के पास सुंदरी है तो वो फ़ौरन से ये जान लेगी कि वो उसी की ही बेटी है, क्योंकि वो ये जानती है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक जनाजा आया था। अभी तक तो ताजी बादशाह के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि परसों तुम्हारी मेहंदी है और टाइम पर पहुंच जाना, कहीं ऐसा नहीं हो कि और तुम वहां पर पहुंचे नहीं और हम तुम्हारा इंतज़ार करते रह जाएं। ये बात सुनकर बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि जब मैं ये बात कह चुका हूँ कि मैं मोरख से शादी नहीं करूँगा तो बस नहीं करूँगा। तो ताजी उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम जब भी उस लड़की को लेकर आओगे हम तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देंगे, और लेकिन तुम उस लड़की को लेकर नहीं आए, अब तुम्हें हमारी बात माननी होगी। तो बादशाह कहते हैं कि मैं उस लड़की को ढूंढ ही निकालूंगा, और ये आप लोगों की खुशफहमी है कि मैं मोरख से शादी करूँगा तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। ये बात कहकर बादशाह घर से चले जाते हैं और वो साहिल समंदर पर जाकर बैठ जाते हैं। बादशाह साहिल समंदर पर बैठे रहते हैं और वहीं पर ही लेट जाते हैं, क्योंकि ये सोचते सोचते उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और इतना शदीद बुखार हो जाता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उनको कुछ खबर नहीं होती कि वो कहाँ पर हैं। तो जब घर वाले देखते हैं कि एक दिन पूरा गुजर गया लेकिन बादशाह का कुछ पता नहीं, तो वो सब बादशाह को ढूंढने लग जाते हैं। गुलाम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और आखिरकार गुलाम ही बादशाह को ढूंढ लेता है और बादशाह को घर ले आता है। जब गुलाम बादशाह को घर लेकर आता है तो साहब जान गुलाम पर बहुत चिल्लाती हैं और उससे कहती है कि तुम खुद ही जानबूझकर मेरे बेटे को कहीं ले गए थे ताकि वो मोरख से शादी ना करे। तो गुलाम कहता है कि मैं ऐसा क्यों चाहूँगा। तो साहब जान कहती हैं कि अपनी बकवास बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते कि मेरे गुलाम बादशाह की शादी हो और तुम माँ बेटा की नहुसत मेरे बेटे के सर से न जाने कब टलेगी। तो बादशाह कहते हैं कि बस कर दें, अब तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, आपको ये बात नज़र नहीं आ रही क्या। गुलाम बादशाह को उसके रूम में ले जाता है और बादशाह गुलाम से कहते हैं कि ना जाने मुझे वो लड़की कहाँ मिलेगी, मैं तो बस उसका नाम ही जानता हूँ, उसके अलावा मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो गुलाम से कहता है कि तुम उस लड़की को ढूंढो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़रा सी भी देर हो। बादशाह अपनी परेशानियों में गुम होता है तो दूसरी तरफ गुलाम सुंदरी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सुंदरी से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। तो सुंदरी उससे कहती है कि क्या दिखाना है, मुझे जल्दी दिखाओ। तो गुलाम उसको अपना मोबाइल दिखाते हैं और कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं। तो सुंदरी कहती है कि ये क्या। वो सुंदरी को पिक्चर्स दिखाते हैं और कहता है कि हम शादी के बाद यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। सुंदरी पिक्चर्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों की ज़िंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है। तो गुलाम कहता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन ना जाने मुझे क्यों डर है कि कुछ ऐसा होगा कि जो हमारी खुशियों को बर्बाद कर देगा। तो खुद सुंदरी कहती है कि आप ऐसा मत सोचें, अच्छा गुमान करेंगे तो अच्छा ही होगा, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो खुदा भी हमारी मदद नहीं करेगा। इतने में वहाँ पर ताजी आ जाते हैं और ताजी कहते हैं कि किसी भी तरह इस लड़की को घर से बाहर नहीं आना चाहिए, हम बादशाह की शादी की तैयारियां कर रहे हैं और तुम इस लड़की को अच्छी तरीके से समझा दो कि शादी के मौके पर ये ऐसा ना हो कि वहाँ हवेली की तरफ आ जाए या फिर हवेली का कोई भी बंदा या फिर कोई भी मुलाजिम यहाँ पर ना आने पाए, ताकि किसी को भी पता ना चले कि ये लड़की यहाँ पर मौजूद है। तो गुलाम ताजी से कहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, ये लड़की कभी भी किसी के सामने नहीं आएगी। तो सुंदरी कहती है कि आप बेफिक्र रहें। तो ताजी न सुंदरी से कहते हैं कि तुम अपनी हद में रहो, मेरे साथ इतने फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को भी ये हिम्मत नहीं देता कि वो मेरे साथ इतने खुलकर बात कर सके। तो सुंदरी कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, सॉरी, और वो रूम में चली जाती है।
ताजी बादशाह के पास आते हैं और कहते हैं कि परसों तुम्हारी मेहंदी है, घर पर टाइम पे पहुंच जाना। तो बादशाह कहते हैं कि मैं कभी भी मोहरक से शादी नहीं करूंगा, मैं ये बात आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। तो बादशाह कहते हैं कि ये आप लोगों का आखिरी फैसला है, तो मेरा भी आखिरी फैसला है। सुंदरी, गुलाम और लाजोमा बहुत खुश होते हैं। लाजोमा सुंदरी को बालियां पहनाती हैं और कहती हैं कि मैंने ये ख्वाब देखने के लिए बहुत टाइम गुजारा है कि मेरे गुलाम की दुल्हन कब मेरे सामने आएगी, और आज तुम्हें अपने सामने देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो गुलाम इतने में वहाँ पर आता है और गुलाम कहता है कि अम्मा मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन ना जाने मुझे दिल क्यों घबरा रहा है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ ज़रूर होगी। तो लाजोमा कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, ताजी ने खुद तुम्हारी और सुंदरी की शादी के लिए हामी भरी है, तो वो तुम जैसे भी होगा वो तुम दोनों की शादी करवाएंगे, क्योंकि तुम दोनों की शादी करवाने के पीछे उनका ज़रूर कोई मकसद है। वो नहीं चाहते कि सुंदरी किसी के भी सामने आए, और तुम भी तो यही चाहते हो कि सुंदरी बादशाह के सामने ना आए। तो ताजी खुद ही तुम दोनों की बाहिफाजत शादी करवा कर यहाँ से निकालेंगे, ताकि तुम दोनों को कोई भी ना देख पाए, और तुम भी तो यही चाहते हो कि सुंदरी को कोई भी ना देखे। इतने में बादशाह गुलाम को आवाज़ देता है, तो गुलाम फ़ौरन से बाहर आता है। तो बादशाह गुलाम से कहते हैं कि ताजी ने मुझसे कहा है कि परसों तुम्हारी मेहंदी है और घर पर फ़ौरन वापस आ जाना। तो बादशाह उसे कहते हैं कि मेरे साथ अभी चलो, मैंने उस लड़की को ढूंढने के लिए जाना है। तो गुलाम कहते हैं कि आप ये शादी क्यों नहीं कर लेते, हो सकता है कि वो लड़की आपके नसीब में ना हो, बल्कि किसी और के नसीब में हो। तो बादशाह कहते हैं कि अगर वो किसी और के भी नसीब में होगी तो मैं उससे छीन लूँगा, मैं कभी भी उस लड़की को किसी और के नसीब में नहीं जाने दूँगा, वो मेरी है और मेरी ही रहेगी।